अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके। इनमें 2 असली गेट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स ऑफिशियल की से मिलाए हुए हैं। बाकी 3 एग्जाम की ठीक उसी शक्ल में बनाए गए मॉक हैं और उनका हर नंबर न्यूमेरिकली जांचा गया है। इन्हें लेबोरेटरी के बांटों की तरह सोचिए, हर एक अलग वजन का और हर एक आपकी समझ का अलग हिस्सा तौलता है। पहला हल्का है, बीच के 2 एग्जाम स्टैंडर्ड के हैं, चौथा भारी है और 5वां जानबूझकर गेट से भी कड़ा रखा गया है ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, वहां वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल गेट द 2025 क्वेश्चन 54 एमएसक्यू है, 2 मार्क्स। एक कॉइन उछाला जा रहा है जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है। आई वेट टॉस पर एक्स आई बराबर 1 अगर हेड आया और 0 अगर टेल। अब पी हैट बनाया गया है सारे एक्स आई का जोड़ डिवाइडेड बाय एन, जहां एन कुल इंडिपेंडेंट टॉसेस हैं। पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन आ कहता है पी हैट की एक्सपेक्टेशन पी है। ऑप्शन बी कहता है एक्सपेक्टेशन पी बाय एन है। ऑप्शन सी कहता है एन बढ़ने पर पी हैट का वेरिएंस घटता है। और ऑप्शन डी कहता है पी हैट का वेरिएंस एन पर निर्भर ही नहीं करता। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। शुरुआत एक ही टॉस से कीजिए। एक्सआई सिर्फ 0 या 1 होता है और 1 बनता है पी प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उसकी एक्सपेक्टेशन पी है और वेरिएंस पी इंटू 1 माइनस पी। ये बर्नूली की स्टैंडर्ड जोड़ी है। अब पी हैट की एक्सपेक्टेशन लिनियर है, इसलिए जोड़ के अंदर घुस जाती है। एन टुकड़े, हर एक की एक्सपेक्टेशन पी, तो जोड़ बनता है एन पी और एन से भाग देने पर बचता है सिर्फ पी, यानी आ सही और बी सीधे गिर गया। अब वेरिएंस, और यहां ध्यान से, वेरिएंस में कांस्टेंट बाहर आता है तो स्क्वायर होकर आता है। 1 बाय एन निकलेगा तो 1 बाय एन स्क्वायर बनकर। टॉसेस इंडिपेंडेंट है, इसलिए वेरिएंसेस जुड़ते हैं और जोड़ बनता है n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी। दोनों मिलाकर वेरिएंस बनता है p इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई n। इसी एक एक्सप्रेशन में बाकी दोनों ऑप्शंस का जवाब है। नीचे n बैठा है, इसलिए n बढ़ते ही वेरिएंस घटता है। सी सही और डी गलत। आंसर है आ और सी ऑफिशियल की के मुताबिक। और अब वो बात जिसके लिए ये सवाल यहां रखा है, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही स्टैंडर्ड एरर है, वही चीज जो z और t दोनों के नीचे बैठती है। n बढ़ाना इसी को छोटा करता है, इसीलिए बड़ा सैंपल हमेशा तेज फैसला देता है। अब इस सवाल के जाल ऑप्शन बी सबसे ज्यादा चुना जाता है और वजह मजेदार है। दिमाग n से भाग टू बार दे देता है, एक बार एस्टिमेटर में और एक बार एक्सपेक्टेशन में, पर एक्सपेक्टेशन में n से भाग पहले ही लग चुका है। एवरेज लेने से एवरेज बदलता नहीं, सिर्फ उसका बिखराव बदलता है। दूसरा जाल ऑप्शन डी है। यहां लोग एस्टिमेटर की शक्ल देखकर सोच लेते हैं कि n तो कैंसिल हो गया, तो वेरिएंस को n से क्या लेना देना, पर वेरिएंस में एक और n स्क्वायर नीचे से आता है और वही असली कहानी है। n जितना बड़ा बिखराव उतना कम। और अब इसका जनरलाइज करने लायक रूप जो हर जगह चलेगा। किसी भी इंडिपेंडेंट और एक जैसे ऑब्जर्वेशंस के एवरेज के लिए एक्सपेक्टेशन वही म्यू रहता है और वेरिएंस बनता है सिग्मा स्क्वायर बाय n। इसका स्क्वायर रूट यानी सिग्मा बाय रूट n स्टैंडर्ड एरर है। यही z के नीचे आता है जब सिग्मा पता हो, और यही s बाय रूट n बनकर t के नीचे आता है जब सिग्मा पता ना हो। ये एक लाइन पूरा टॉपिक जोड़ देती है। अगला सवाल एक असली फैक्ट्री वाली सी सिचुएशन है, तो एक तस्वीर देख लीजिए। ये रहा बल्ब्स का टेस्टिंग रिग। कई बल्ब्स एक साथ जलाकर छोड़ दिए गए हैं और रिकॉर्ड किया जा रहा है कि हर एक कितने घंटे चला। एक बल्ब बुझ चुका है। यहां खास बात यह है कि बायर की चिंता एक तरफा है। अगर बल्ब्स दावे से ज्यादा चले तो कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ तब है जब वो दावे से कम चलें। जब चिंता सिर्फ एक तरफ हो
तो टेस्ट भी सिर्फ एक तरफ देखेगा, और यही वन टेल्ड टेस्ट है। इसी एक बात पर अगला सवाल टिका हुआ है। दूसरा सवाल, एग्जाम स्टैंडर्ड का मॉक MCQ 2 मार्क्स। एक कंपनी दावा करती है कि उसके लेड बल्ब्स की एवरेज लाइफ कम से कम 1200 आवर्स है। पुराने रिकॉर्ड से यह भी पता है कि पॉपुलेशन का सिग्मा 100 आवर्स है, यानी स्प्रेड हमें पहले से मालूम है। एक बायर 25 बल्ब्स का रैंडम सैंपल उठाता है और उनकी एवरेज लाइफ निकलती है 1164 आवर्स। सिग्निफिकेंस लेवल है 5%। ऑप्शन आ कहता है Z बराबर -1.8 और H नॉट खारिज। ऑप्शन बी कहता है Z वही -1.8 पर H नॉट खारिज नहीं। ऑप्शन सी कहता है Z बराबर -0.36 खारिज नहीं, और ऑप्शन डी कहता है Z बराबर -9 खारिज। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए, तो चीजें अलग अलग तय कीजिए। स्टैंडर्ड एरर क्या है और टेल कितनी है? पहले हाइपोथेसिस। दावा है कि एवरेज लाइफ कम से कम 1200 है, इसलिए इक्वालिटी H नॉट के पास जाती है, म्यू बराबर 1200, और बायर को शक सिर्फ एक तरफ है, इसलिए H1 कहता है म्यू 1200 से कम है। ये वन टेल्ड टेस्ट है बाईं तरफ का। अब कौन सा टेस्ट? सिग्मा हमें पहले से दिया गया है, इसलिए Z टेस्ट S निकालने की कोई जरूरत ही नहीं और T का सवाल ही नहीं उठता। अब स्टैंडर्ड एरर, और यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा बाय √n, यानी 100 डिवाइडेड बाय √25। √25 है 5, तो स्टैंडर्ड एरर बनता है 20। अब स्टैटिस्टिक, ऊपर है 1164 माइनस 1200 यानी -36, नीचे 20, तो Z बराबर -1.86। और अब फैसला, वन टेल्ड 5% का कट है -1.645। हमारा -1.8 उससे भी बाईं तरफ है, यानी रिजेक्शन रीजन के अंदर, इसलिए H नॉट खारिज 5% पर सबूत है कि एवरेज लाइफ दावे से कम है। जांच लीजिए, वन टेल्ड P वैल्यू यहां 0.0359 आता है, जो 0.05 से छोटा है, यानी सही आंसर ऑप्शन आ है। अब वो जाल जिसके लिए ये सवाल बना है, ऑप्शन बी। जल्दी में हाथ अपने आप 1.96 लिख देता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रटा हुआ नंबर है, और तब -1.8 का साइज 1.96 से छोटा दिखता है, इसलिए लगता है H नॉट खारिज नहीं होगा। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि यहां 5% पूरे का पूरा एक ही तरफ बैठा है, दोनों तरफ बटा हुआ नहीं। इसे नंबर से देख लीजिए, टू टेल्ड मानने पर P वैल्यू 0.0719 आता, जो 0.05 से बड़ा है, और फैसला ठीक उल्टा हो जाता। बाकी दोनों ऑप्शंस मेजरमेंट की गलतियां हैं। ऑप्शन सी में √n लगाना भूल गए और सीधे सिग्मा से भाग दे दिया। ऑप्शन डी में √n की जगह पूरा n से भाग दे दिया। तीनों गलतियां एक ही आदत से आती हैं। स्टैंडर्ड एरर लिखने से पहले रुकिए मत, बल्कि हमेशा उसे अलग लाइन में लिखिए। तीसरा सवाल, फिर से एग्जाम स्टैंडर्ड का मॉक 2 मार्क्स। 200 यूजर्स का डेटा है। हर यूजर के बारे में 2 बातें दर्ज हैं। वो मोबाइल इस्तेमाल करता है या डेस्कटॉप, और उसने कौन सा प्लान चुना, A, B या C। ये रही उनकी कंटिंजेंसी टेबल। पहली रो मोबाइल यूजर्स की है, प्लान A में 66, प्लान B में 30, प्लान C में 24। इस रो का जोड़ 120। दूसरी रो डेस्कटॉप यूजर्स की, प्लान A में 34, प्लान B में 30, प्लान C में 16। इस रो का जोड़ 80। और ये रही कॉलम्स की टोटल्स 100, 60 और 40, कुल मिलाकर 200। सवाल ये है, 5% लेवल पर टेस्ट कीजिए कि डिवाइस और प्लान इंडिपेंडेंट है या नहीं। ऑप्शन आ कहता है Chi²4 DF2 खारिज नहीं। ऑप्शन बी कहता है Chi²4 DF5 खारिज नहीं। ऑप्शन सी कहता है Chi²4 DF2 और खारिज। ऑप्शन डी कहता है Chi²8 DF2
खारिज। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए, एक्सपेक्टेड काउंट्स निकालिए। नियम है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल बाय ग्रैंड टोटल। मोबाइल और प्लान आ वाले खाने के लिए ये है 120 इंटू 100 बाई 200 यानी 60। इसी तरह पहली रो बनती है 60, 36, 24 और दूसरी रो बनती है 40, 24, 16। एक जांच, एक्सपेक्टेड टेबल के रो और कॉलम टोटल्स वही होने चाहिए जो ऑब्जर्व्ड में थे और यहां है। अब हर खाने का हिसाब। प्लान आ में अंतर 6 है तो टर्म बनता है 36 बाई 60 यानी 0.6। प्लान बी में भी अंतर 6 तो टर्म बनता है 1। प्लान सी में अंतर 0 है तो वो टर्म गायब। नीचे वाली रो में भी अंतर 6 और 6 है तो टर्म्स बनते हैं 0.9 और 1.5। सब जोड़िए 0.6 प्लस 1 प्लस 0.9 प्लस 1.5 बराबर एग्जैक्टली 4। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोज 2 कॉलम्स 3 तो डीएफ बनता है 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 यानी 1 इंटू 2 यानी 2। और DF2 पर 5% का ची स्क्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू है 5.991। हमारा 4 उससे छोटा है इसलिए H नॉट खारिज नहीं होता। P वैल्यू यहां 0.135 आता है यानी सही आंसर ऑप्शन A है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है ये तस्वीर से पकड़िए। ये रहे कंट्रोल पैनल पर 2 डायल्स अगल बगल लगे हुए। इनके बीच कोई बेल्ट नहीं, कोई गियर नहीं, कोई तार नहीं। एक को घुमाइए तो दूसरा टच से मस नहीं होता। नल हाइपोथेसिस ठीक यही दावा करता है। डिवाइस वाला डायल और प्लान वाला डायल आपस में जुड़े नहीं हैं। अगर ये सच हो तो हर खाने की गिनती सिर्फ रो के हिस्से और कॉलम के हिस्से का गुणा होनी चाहिए और एक्सपेक्टेड काउंट्स का पूरा फॉर्मूला वहीं से आता है। ची स्क्वायर्ड बस ये नापता है कि असली गिनतियां इस बिना जुड़े हुए मॉडल से कितनी दूर हैं। अब इस सवाल का असली जाल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये टेबल तीनों आम रास्ते साथ साथ दिखाता है। पहली रो सही तरीका है। कंटिंजेंसी टेबल में डीएफ होता है R-1 इंटू C-1, यहां 2 और 5% का क्रिटिकल वैल्यू 5.991। दूसरी रो वो गलती है जो सबसे ज्यादा होती है। लोग 6 खानों को 6 कैटेगरीज समझ लेते हैं और के -1 लगाकर 5 लिख देते हैं। तब क्रिटिकल वैल्यू 11 के ऊपर चला जाता है। और तीसरी रो वो गलती है जिसमें कुछ घटाया ही नहीं जाता। रोज इनटू कॉलम्स यानी 6, जहां क्रिटिकल वैल्यू और भी ऊपर। इस सवाल में तीनों रास्तों से फैसला वही रहता। हमारा 4 तीनों कट ऑफ से छोटा है, लेकिन यही बात इसे खतरनाक बनाती है क्योंकि आपको लगता है आप सही कर रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिक 7 होता तो सही डीएफ पर H नॉट खारिज होता और ग्लट डीएफ पर नहीं। इसलिए डीएफ हमेशा टेबल की शक्ल से लिखिए, खानों की गिनती से नहीं। और आखिरी बात, यहां हमने इंडिपेंडेंस साबित नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि उसे गिराने लायक सबूत नहीं मिले। चौथा सवाल, और ये असली गेट है। 2026 का क्वेश्चन 28, एमएसक्यू 1 मार्क। पर इसे 1 मार्क समझकर हल्के में मत लीजिए। दिया है Z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल है यानी मीन 0 और वेरिएंस 1, जिसकी डेंसिटी G है और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन G, और Y एक T डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, जिसकी डेंसिटी H है और CDF H। अब C एक पॉजिटिव रियल नंबर है जहां G ऑफ C बराबर H ऑफ C है, यानी वो जगह जहां दोनों कर्व्स एक दूसरे को काटती हैं। पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन A कहता है G ऑफ 0 बराबर H ऑफ 0। ऑप्शन B कहता है G ऑफ C H ऑफ C से छोटा है। ऑप्शन C कहता है G ऑफ -C H ऑफ -C से छोटा है। और ऑप्शन D कहता है G ऑफ 0 बराबर H ऑफ 0। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और जल्दी मत कीजिए। यहां सही लगने वाला ऑप्शन गलत है। इस सवाल को हल करने से पहले एक तस्वीर, क्योंकि पूरा जवाब इसी में छिपा है।
ये रही रेत की 2 ढेरियां और दोनों में रेत बिल्कुल बराबर है। बाईं वाली ऊंची और तीखी है, उसकी सारी रेत बीच में सिमटी हुई है। दाईं वाली नीची है, पर उसकी रेत दूर दूर तक पतली परत में फैली हुई है। यही नॉर्मल और टी का फर्क है। टी के पास दूर तक फैली हुई रेत ज्यादा है, यही फैट टेल्स हैं। लेकिन रेत तो बराबर है, तो जो दूर गई वो बीच से ही गई, इसलिए टी का मिडल नॉर्मल से नीचा है। इस एक बात को पकड़ लीजिए, अगला स्टेप अपने आप खुल जाएगा। ऑप्शन आ सबसे आसान है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जीरो के आसपास सिमेट्रिक हैं, इसलिए दोनों का हाफ हिस्सा जीरो के बाईं तरफ है। जी ऑफ जीरो और एच ऑफ जीरो दोनों 0.5। आ सही। अब ऑप्शन डी, नॉर्मल की हाइट जीरो पर है, 1/√2 पाई लगभग 0.4 और टी की 1 पाई लगभग 0.32 बराबर नहीं। नॉर्मल बीच में ऊंचा है। डी गलत। अब असली काम, जीरो पर जी ऊंचा है और बहुत दूर जाकर एच ऊंचा हो जाता है, मोटी पूंछों की वजह से। इसलिए दोनों कर्व्स पॉजिटिव तरफ ठीक एक बार मिलती हैं। वहीं सी है लगभग 1.85। जीरो से सी तक जी हमेशा ऊपर है। अब ऑप्शन बी, जी ऑफ सी माइनस एच ऑफ सी, यानी जीरो से सी तक का फर्क। क्योंकि जीरो तक दोनों बराबर थे, वहां जी ऊपर है, इसलिए फर्क पॉजिटिव। जी ऑफ सी लगभग 0.97, एच ऑफ सी लगभग 0.84। बी गलत और सी अपने आप निकल आता है। सिमेट्री से जी ऑफ माइनस सी बराबर 1 माइनस जी ऑफ सी और एच ऑफ माइनस सी बराबर 1 माइनस एच ऑफ सी। जी ऑफ सी बड़ा था तो घटाने पर छोटा बचेगा, 0.03 बनाम 0.16। आंसर है अ और सी। अब देखिए ये सवाल फंसाता कैसे है। ऑप्शन बी पहली नजर में एकदम सही लगता है, क्योंकि हर किसी को यह रटा हुआ है कि टी की पूंछें मोटी होती हैं, तो टी के पास ज्यादा एरिया है। बात सही है, पर जगह गलत है। टी का ज्यादा एरिया सी के आगे है, सी तक पहुंचने से पहले नहीं। सी तक तो नॉर्मल ने ज्यादा एरिया इकट्ठा किया है, क्योंकि वो बीच में ऊंचा है। यही वो एक लाइन है जो पूरे सवाल को पलट देती है, और यही बात आपके पूरे टॉपिक से जुड़ती है। मोटी पूंछ का मतलब हमेशा पतला मिडल होता है। कुल एरिया तो दोनों का 1 ही है, इसीलिए उसी अल्फा पर टी का क्रिटिकल वैल्यू नॉर्मल से बड़ा आता है। पूंछ में उतना ही एरिया काटने के लिए टी में और दूर जाना पड़ता है। और अब पांचवा सवाल, जो जानबूझकर गेट से कड़ा रखा गया है। एमएसक्यू 2 मार्क्स। एक नॉर्मल पॉपुलेशन से साइज एन का रैंडम सैंपल लिया गया है और एच नॉट कहता है म्यू बराबर म्यू नॉट, जबकि H1 कहता है म्यू बराबर नहीं। अल्फा है सेश ट्वीट 3 मिमिट्री 13, अल्फा है जेसोबॉन्टस H.281, अल्फा है ट्वीट H2 डूल। पूछा है कौन से स्टेटमेंट्स हमेशा सही है। ऑप्शन आ कहता है अगर p वैल्यू 0.03 आया तो H नॉट के सच होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है। ऑप्शन बी कहता है सिग्मा पता होने पर टेस्ट H नॉट को ठीक तभी खारिज करता है जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में म्यू नॉट ना आए। ऑप्शन सी कहता है सिग्मा पता होने पर जिस दिशा में डेटा झुका है उसी दिशा का 1 टेल्ड p वैल्यू 2 टेल्ड का ठीक हाफ होता है। और ऑप्शन डी कहता है सिग्मा पता ना हो और n छोटा हो तो सिग्मा की जगह s रखने से रिजेक्शन रीजन चौड़ा हो जाता है, इसलिए H नॉट ज्यादा बार खारिज होता है। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए, चारों में से 2 ही हमेशा सही हैं। ऑप्शन आ से शुरू, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। p वैल्यू कंडीशनल तो है, पर शर्त उल्टी तरफ है। अगर H नॉट सच होता तो इतना एक्सट्रीम डेटा मिलने का चांस कितना। वो डेटा देखने के बाद H नॉट के बारे में कुछ नहीं कहता, इसे सिमुलेशन से जांचिए। एक दुनिया बनाई जहां H नॉट आधे मामलों में सचमुच सच था। फिर वो सारे टेस्ट्स छाटे जिनका 2 टेल्ड p वैल्यू 0.02 और 0.04 के बीच आया।
उनमें से लगभग 16% में H नॉट सच था, 0.03 से पूरे 5 गुना ज्यादा। यानी वो नंबर डेटा से नहीं, दुनिया से तय होता है। गलत। अब ऑप्शन बी, और ये सबसे खूबसूरत है। टेस्ट कहता है H नॉट खारिज करो अगर x बार माइनस म्यू नॉट का साइज 1.96 स्टैंडर्ड एरर से बड़ा हो। उसी इनइक्वालिटी को दूसरी तरह लिखिए, म्यू नॉट x बार से 1.96 स्टैंडर्ड एरर से ज्यादा दूर है और x बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर्स, यही 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यानी टेस्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक ही इनइक्वालिटी के 2 चेहरे हैं। H नॉट ठीक तभी खारिज होता है जब म्यू नॉट इंटरवल से बाहर हो। भी सही, और एग्जाम में ये सोना है। ऑप्शन बी को एक तस्वीर में देख लीजिए, फिर ये कभी नहीं भूलेगा। यह रहा एक मशीनिस्ट का नो गो गेज, एक धातु का टुकड़ा जिसमें एक तय चौड़ाई का खांचा कटा है। रॉड को उसमें डालकर देखा जाता है। अगर रॉड खांचे में आराम से घुस जाए तो वो मंजूर है, और अगर न घुसे तो नामंजूर। कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्कुल यही गेज है। उसकी चौड़ाई डेटा और अल्फा से तय होती है। अब नल की बताई हुई वैल्यू यानी म्यू नॉट को इस गेज में डालकर देखिए। अंदर आ गई तो H नॉट खारिज नहीं, बाहर रह गई तो खारिज। कोई अलग कैलकुलेशन नहीं, वही एक जांच। अब ऑप्शन सी, सिग्मा पता होने पर स्टैटिस्टिक Z है और H नॉट सच होने पर Z की डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है, जो 0 के आसपास बिल्कुल सिमेट्रिक है। टू टेल्ड P वैल्यू दोनों पूंछों का एरिया है और सिमेट्री की वजह से दोनों पूंछें बराबर हैं, तो एक पूंछ का एरिया ठीक हाफ होगा। हमारे पुराने एग्जाम्पल से देख लीजिए, Z बराबर 2 पर 2 टेल्ड P है 0.0455 और 1 टेल्ड है 0.02275, ठीक आधा। C सही, बस शर्त वही रहती है, उसी दिशा में जिधर डेटा झुका है। अब ऑप्शन डी, और यहीं ज्यादातर लोग गिरते हैं। सिग्मा की जगह S रखते ही स्टैटिस्टिक T बन जाता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 के साथ, और T की पूंछें मोटी हैं, इसलिए उसी अल्फा पर उसका क्रिटिकल वैल्यू बड़ा होता है। 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर वो 2.131 है, 1.96 नहीं। बड़ा कट का मतलब है रिजेक्शन, रीजन चौड़ा नहीं बल्कि संकरा। यानी H नॉट ज्यादा नहीं, कम बार खारिज होता है। डी गलत, तो आंसर है बी और सी। और ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक ट्रिक नहीं है। यही वजह है कि छोटे सैंपल पर Z लगा देना खतरनाक है, क्योंकि वो टाइप 1 एरर की असली दर अल्फा से ऊपर ले जाता है। चारों को एक जगह रख लीजिए, क्योंकि इस टेबल की हर रो एक अलग एग्जाम क्वेश्चन है। पहली रो, P वैल्यू को H नॉट के सच होने की प्रोबेबिलिटी मान लेना, हमेशा गलत, क्योंकि शर्त उल्टी तरफ है। दूसरी रो, टेस्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक ही चीज है, हमेशा सही, वही इनइक्वालिटी टू बार लिखी हुई। तीसरी रो, सिमेट्रिक नल डिस्ट्रीब्यूशन पर 1 टेल्ड P 2 टेल्ड का हाफ, हमेशा सही, और यही 1 टेल्ड टू कदम में करने का सबसे तेज रास्ता है। चौथी रो S लगाने से रिजेक्शन, रीजन चौड़ा हो जाता है, हमेशा गलत, वो संकरा होता है। तो आंसर है बी और सी। और इन चारों में जो एक धागा चलता है वो ये है, P वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल और क्रिटिकल वैल्यू तीनों एक ही नल डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग पढ़ाई है। जिस दिन ये तीनों एक ही तस्वीर लगने लगे, उस दिन इस टॉपिक का कोई सवाल आपको नहीं हरा सकता। पांचों निपट गए। दोहरा लीजिए क्या हाथ लगा। किसी भी एवरेज का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n होता है और उसका रूट ही स्टैंडर्ड एरर है। यही हर टेस्ट स्टैटिस्टिक के नीचे बैठता है। क्वेश्चन की भाषा टेल तय करती है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा सुनते ही 1 टेल्ड और कट 1.645, ना कि 1.96। कंटिंजेंसी टेबल में एक्सपेक्टेड काउंट है रो इंटू कॉलम बाय टोटल, और DF है R-1 इंटू C-1, खानों की गिनती से नहीं। T की मोटी पूंछों का सीधा मतलब है पतला मिडल,
इसलिए सी तक नॉर्मल ही आगे रहता है और टी का क्रिटिकल वैल्यू बड़ा आता है। और आखिर में पी वैल्यू ये नहीं बताता कि एच नॉट सच होने का चांस कितना है। टेस्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक ही बात है, और एस लगाने से रिजेक्शन रीजन संकरा होता है, चौड़ा नहीं। ये 5 बच गए तो असली पेपर का सवाल आपको आसान लगेगा।